Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 9th of the November 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज है 9 नवंबर 2023 और आज का जो एडिटोरियल है स्पेसिफिक रूप से देखा जाए तो ये इसमें एक स्पेसिफिक एडिटोरियल है जो जीएस पेपर सेकंड के इंटरनेशनल रिलेशन और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो भारत की जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसे हमें स्ट्रेंथन करनी है, साथ ही साथ जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशन है उसे स्ट्रेंथन करना है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए। तो जो आर्टिकल है जो है ताइवान ए मलक्का ब्लॉकेड एंड इंडियाज ऑप्शन, अगर जो है ताइवान पर चाइना हमला कर दे तो भारत के पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, इसे हम डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल को लिखा है सुजान चिनोय ने और इसमें जो है स्पेसिफिक रूप से हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो मलक्का स्ट्रेट है जो कि अंडमान सी में है, जो कि अंडमान सी को और जो है अदर साउथ चाइना सी को आपस में कनेक्ट करता है, जो कि ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड का ट्रेड यहाँ से बहुत ज़्यादा पास थ्रू होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि वेस्ट एशिया में मिस्र से स्वेज कैनाल के माध्यम से होता है, तो इधर से जो है मलक्का स्टेट से होता है। तो हमें ये देखने वाली बात है कि जो मलक्का स्टेट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना के लिए, जापान के लिए, कोरिया के लिए, इंडोनेशिया, सिंगापुर, हर देश के लिए बहुत ज़्यादा ये स्टेट जो है इंपॉर्टेंट है। तो अगर ताइवान पर हमला करे तो अमेरिका रिटेलिएशन जरूर करेगा। अमेरिका रिटेलिएशन करेगा तो उसका इफेक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ने वाला। आइए ज़रा देखते हैं पहले मैप में कि मलक्का स्टेट की जो है एक्चुअल लोकेशन या पोजीशन क्या है। अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो इसमें जो साउथ एशिया का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, इस मैप में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास मलक्का स्टेट है, जो एक्चुअल में जो लाइनें दिख रही हैं ये ट्रेड रूट को ही रिप्रेजेंट रही, जो रेड लाइन है। तो हम देख सकते हैं कि जापान, कोरिया, चाइना, चाहे मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इन सबके जो है ट्रेड जो हो रहे हैं वो मलक्का स्टेट के माध्यम से ही हो रहे हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है, हमारे मैरीटाइम रोड की तरह काम करता है। और हम इस इमेज में देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्रूड ऑयल लाना हो, चाहे जो है किसी भी तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक सामान लाने हो या किसी भी तरीके के, यहाँ पर हम पाथ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कंट्री के लिए। ये सिर्फ चाइना, जापान या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के लिए नहीं, भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्टेट इंपॉर्टेंट है। तो जो मलक्का स्टेट है एक्चुअल में अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। अगर इस हालत में हम देखें, जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं, ऊपर कॉर्नर में ताइवान है। अब ताइवान पर अगर चाइना हमला करता है तो अमेरिका उसकी हेल्प करने आएगा, लेकिन अब भारत जो है, अमेरिका जो है भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। तो अगर भारत चाहे कि हम मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर दें जिससे कि चाइना का कोई भी गुड्स यहाँ से पास थ्रू न हो सके और चाइना की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर्ड हो जाए और वो जो है युद्ध रोक दे। तो अगर इस मैप को देखा जाए तो हमारे पास देख रहे हैं कि मलक्का स्टेट एक अकेला स्टेट नहीं है जहाँ से बिजनेस किया जा सकता है। हम देख सकते हैं इंडोनेशिया जो है द्वीपों का समूह है, उसके रास्ते बहुत सारे रास्ते, हाँ रास्ते थोड़े लंबे जरूर हो जाएंगे लेकिन वहाँ पर जो है उसकी पॉसिबिलिटी समाप्त नहीं होती है। तो हमें जो है ये चीज़ देखने वाली बात है कि जो हमारा स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू है उस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि जो चाइना है हमेशा ताइवान को धमकी देता है। अगर वो सच में अगर ऐसा हमला कर दे तो जो एयरफोर्स है चाहे नेवी है उसके डिप्लॉयमेंट किए जाएंगे। अमेरिका उसको जो है रिटेलिएशन में ज़रूर आएगा। जो अंडमान सी मलक्का स्टेट है इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट मेनली हम देखें यहाँ हो सकता है। अब भारत क्या कर सकता है, भारत एक स्पेकुलेटिव एक्शन ले सकता है और वहाँ पर जो अंडमान सी है, जो एक तरफ अंडमान सी मलक्का स्टेट और फिर उधर साउथ चाइना सी, उसे ब्लॉक कर दे। ये पार्ट क्या है कि एक्चुअली नेवल ब्लॉकेड और कमर्शियल शिपिंग दोनों के ब्लॉक किया जा सकता है, जिससे कि जो चाइना का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो सीधे ड्रास्टिकली इफेक्ट हो जाएगा और उनकी एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर हम चाइनीज़ के मिलिट्री नेवल को रोकते हैं या कमर्शियल शिपिंग को रोकते हैं तो ये एक्चुअल में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है इसका उल्लंघन हो जाएगा। यानी जो हाई सी है, जो गहरे समुद्र हैं, उसमें जो है किसी भी देश का एक एकाधिकार नहीं है। पूरे वर्ल्ड का कोई भी देश किसी भी समय वहाँ पर अपने नेवल शिप को या जो कमर्शियल शिप है उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से प्रयोग कर सकता है। इस तरीके से देखा जाए अगर भारत ये सिचुएशन में अगर ऐसी कोई एक्शन लेता है तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ होगा।
दूसरा भारत के पास ऑप्शन क्या क्या हो सकता है? अगर देखा जाए भारत के पास अन्य क्या क्या ऑप्शन होंगे इस सिचुएशन में स्टेट ऑफ मलक्का के पास, तो पहला, डिस्टेंट ब्लॉकेड अवे फ्रॉम बिलिजेरेंस नेशंस जियोग्राफी कैन चैलेंज अंडर इंटरनेशनल लॉ। जैसा कि हमने कहा कि अगर ऐसा करते हैं तो केवल चाइना का ही नहीं, जो डिफरेंट कंट्री हैं, जापान, कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, इन सब देशों पर भी हैम्पर्ड इनके बिजनेस हो गए और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेकंड पार्ट क्या है कि अगर ट्रेड जो है यहाँ से पास थ्रू होता है, वो चाइना की इकोनॉमिक लाइफलाइन है, तो चाइना तुरंत रिटेलिएशन करेगा और साथ ही साथ जो अन्य कंट्री वो भी रिटेलिएशन करेंगे, जो भारत का जो प्रयास होगा वो विफल हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो जो स्टेट ऑफ मलक्का है ये बहुत लंबा है, करीब करीब 500 माइल्स यानी करीब 800 किलोमीटर लंबा है। इतने बड़े स्टेट को जो है ब्लॉक करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ जो डिफरेंट कंट्री हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, कोरिया, इनके जो है जो स्पेशली जो पार्टनर कंट्री है मलक्का के पास, उनके जो नावल ब्लॉकेड हो जाएंगे तो एडवर्सली इफेक्ट होगा, तो एक्चुअल हमारे जो ये उस राष्ट्र भी दुश्मन हो जाएंगे। नेक्स्ट बात की जाए जो कमर्शियल शिपिंग है, उनका जो एक्चुअल में देखा जाए शिपिंग जो आइडेंटिटी है, उनकी सॉवरेनिटी जो है वेसल की होती है वो डिफरेंट तरीके से, कैसे जैसे कि किसी देश का जहाज़ होता है वो किसी कंपनी का जहाज़ हो सकता है, प्राइवेट जहाज़ हो सकता है, उनका रजिस्ट्रेशन कहीं और होता है, इंश्योरेंस कोई और लिया है, ओनरशिप किसी और का है, कार्गो किसी और का है। तो हाँ, यानी हम देख सकते हैं कि मल्टी नेशनल एक्टिविटी वहाँ पर हमको देखेगा, मल्टी नेशनल नेचर को हमको देखने को मिलता है। इस तरीके से ये व्यवस्था करना, इस तरीके की एक्टिविटी करना, इस तरीके का एक्शन लेना बिल्कुल ही गलत होगा। फिफ्थ ऑप्शन क्या है कि इस तरीके से अगर हम चाइना को जो है उसमें उसका ट्रेड और एनर्जी सप्लाई को रोकते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और भारत के लिए भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा कर देगा। यानी हम ताइवान को हेल्प करने के लिए, अमेरिका को हेल्प करने के लिए जो जो एक्शन लेंगे वो एक्चुअल में मलक्का स्टेट को चोक कर देगा और फाइनली जो है चाइना तो अपना काम निकाल लेगा। जैसा कि हमने कहा सुंडा आइलैंड या लोम्बोक के स्टेट के माध्यम से चाइना अपने सामान को ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, लेकिन हमारे डिफरेंट कंट्री के साथ रिलेशन बिगड़ सकते हैं। तो जो आर्टिकल में डिस्कस किया गया, हमको लगता है ये आर्टिकल जो है बहुत पहले लिख दिया गया था, लेकिन इस प्रेजेंट में ये इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कोई हमें टेंशन देखने को नहीं मिल रहा है। आगे देखा जाए 6 पॉइंट क्या है, चाइना जो है वो खुद जो है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो खुद चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर हम एक्सप्लोर कर लें, जिससे वहाँ चीज़ें डिस्रप्शन हो रही हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो हम रसिया से भी ऑयल खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर जो है हमारे ऊपर खुद बिजनेस हैम्पर्ड होगा, रसिया भी वहाँ पर अड़ंगा लगा सकता है। इसके अलावा जो है जो हम देखते हैं सेंट्रल एशिया है, उसके माध्यम से भी वो बिजनेस कर रहे हैं। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि जो चाइना का बिजनेस वो सिर्फ जो है सी रूट से नहीं है, मैरीटाइम ट्रेड रूट नहीं है, उसके पास जो है सेंट्रल एशिया के माध्यम से भी रूट है और सीधे जो है उरुमकल जो कि चाइना में है, उसके बाद जो है मंगोलिया और उसके बाद कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान के माध्यम से टर्की तक पहुंच जाएगा, फिर वो यूरोप तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये जो है पूरी तरीके से ये गलत है अप्रोच ही कि हम इस तरीके से ब्लॉकेड करेंगे। तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि अगर इस तरीके का अगर यूनिलेटरल एक्शन हम लेते हैं तो उसका एक्चुअल में जो एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा नावल वेसल पर, उसका इफेक्ट हमको ही डायरेक्ट मिल सकता है, क्योंकि चाइना हमारे खिलाफ वार डिक्लेयर कर सकता है और ये भी संभावना है कि जो डिफरेंट कंट्री है मैरीटाइम स्फीयर में कॉन्फ्लिक्ट होगा और जो रीजनल कंट्री हैं वो भी हमारे साथ उनके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। यानी इस तरीके से देखा जाए तो कोई कंट्री हमें सपोर्ट करने की सिचुएशन नहीं दिखता है अगर हम यूनिलेटरल एक्शन लेते हैं। साथ ही साथ चाइना जो कि हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए अपोज करता है, वो वहाँ पर जाकर इस मामले को उठाएगा कि ये रीजनल इन्फ्लुएंस भारत जो है कर रहा है और इससे जो है यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर रहा है रीजनल इन्फ्लुएंस कर मामले में साउथ चाइना के आसपास या साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, तो हमारे लिए भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी हमें अमेरिका चाहे ताइवान की हेल्प करने के लिए अपने ऊपर पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारने चाहिए। ये आर्टिकल का ये मेन हमें कंक्लूजन मिला। आगे देखा जाए लेसन फ्रॉम द पास्ट, हमें जो है जो पढ़ते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसे हमें हिस्ट्री से रिलेट करना अति आवश्यक है। तो देखा जाए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार रहे हैं चाहे सेकंड वर्ल्ड वार रहे हैं, ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिला है कि नेवल ब्लॉकेड किए गए थे, कुछ सैंक्शन लगाए गए थे। जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, जर्मनी के वेसल को ब्लॉक कर दिया। यानी 1914 से लेकर 1919 तक
ऐसा ब्लॉक किया गया। अब इसका इफेक्ट क्या मिला, जर्मनी ने रिटेलिएशन किया ब्रिटिश शिपिंग के खिलाफ, और उसने जो हाई सी में जो लॉ वगैरह था उसको नहीं माना गया, तो जर्मन ने क्या कि जो सबमरीन से थे उनका जो है उसने प्रयोग किया, यू बोट्स का प्रयोग किया, और बहुत डेडली इफेक्ट मिला। यानी जो भी ब्रिटिश के नावल शिप मिलते थे कई या कोई शिप मिलता था वो डुबो देते थे, उसको नष्ट कर देते थे। इसके बाद क्या मिला, ये जो है बैटल जुटलैंड 1916 में हुआ, उसमें भी ये सिचुएशन देखने को मिला। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट का एक मर्चेंट वेसल को भी जर्मन वालों ने यू बोट्स के माध्यम से डुबो दिया। और इस तरीके से हम देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये कहानी हो चुकी है कि जो नावल शिप या शिपिंग को ब्लॉकेट करने की सिचुएशन चली है। दूसरी बात देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका जो है ऐसा कुछ किया जिसने जापान की एनर्जी सप्लाई पर जो है उसने कुछ कंट्रोल करना चाहे, मैरीटाइम कॉमन्स में कुछ सिचुएशन ऐसा किया है, तो उसके वजह से क्या हुआ, जापान ने भी अटैक कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं पर्ल हार्बर, जो कि दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका का एक बहुत बड़ा शिप था पर्ल हार्बर जिसको डुबो दिया। यानी अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश के नावल को या पैसेंजर को या सिंपल जो है शिपिंग को अगर वो बैन करता है, ब्लॉकेट करता है, तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। इसलिए भारत को ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की अति आवश्यक है। अगर अब आगे हम देखा जाए तो ईरान और यूनाइटेड स्टेट का जो है टेंशन लगातार चलता रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये कहाँ है, ईरान के पास है, यानी हम देखते हैं वेस्ट एशिया में है। तो यहाँ पर हमेशा टेंशन चलता रहता है, और कभी कभी देखा जाए तो जो कमर्शियल शिप हैं उनको जो है जो मिलिट्री फ्लेयर के जो कमर्शियल शिप हैं उन पर भी कुछ एक्टिविटी या रोक लगाने की कोशिश करता है, ब्लॉक करने की कोशिश करता है ईरान। तो अमेरिका जो है उस पर तुरंत अपना मिलिट्री भेज देता है। यानी जब ईरान जो है कोई डिस्ट्रप्शन करना चाहता है पैसेज में, जो इंटरनेशनल फ्लैग ऑयल टैंकर स्पेशली जो ऑयल के टैंकर हैं, जो पैसेज में अगर कोई समस्या आती है तो यूनाइटेड स्टेट तुरंत वहाँ पर रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि उसका रेसिट है। यानी देखा जाए तो अमेरिका और ईरान का कन्फ्लिक्ट है इस तरीके से दिखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ये कन्फ्लिक्ट को जरा हम भारत के रेफरेंस में देखें, क्योंकि देखिए पूरे सिनेरियो को हमें ये देखना है कि जो भारत का इंटरेस्ट जो यूपीएससी के सिलेबस में ही लिखा है कि जो डिफरेंट नेशन के साथ हमारे रिलेशन है, उनके जो एक्टिविटी है उनसे भारत के हित किस तरीके से प्रभावित होते हैं, हमारे जो है इफेक्ट किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। तो ये आर्टिकल देखा जाए तो हमारे लिए काफ़ी स्ट्रांग पॉइंट होता है, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर स्टेट ऑफ मलाक्का की बात की जाए तो ये जो है भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं। इसके जो है जितने नेशन हैं मलाक्का स्टेट के आसपास, साथ ही यूनाइटेड स्टेट भी है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां अमेरिका और चाइना का कन्फ्लिक्ट न हो बल्कि बायलैटरल कन्फ्लिक्ट हो, इंडिया और चाइना के बीच हो, यानी ताइवान या अमेरिका का मामला न हो, सिर्फ भारत और चाइना का मामला हो, जैसा कि हमने देखा कि 2020 में अप्रैल में हुआ, उसके बाद भी हुए, तो क्या अमेरिका हमारी हेल्प करेगा? जैसा कि हमने अभी कहा आर्टिकल में, अमेरिका चाहता है कि हम उसकी हेल्प करें, लेकिन क्या अमेरिका हमको हेल्प करेगा जब तक कि अमेरिका का डायरेक्ट चाइना के साथ कोई कन्फ्लिक्ट ना हो? तो हमें ऐसा सिनेरियो में दिखता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका चाहे जो भी रीजनल जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये जितने स्टेक होल्डर हैं, भारत की चाइना के रेफरेंस में कोई हेल्प करेंगे। यानी हमारा कोई हेल्प करने वाला नहीं है, चाहे हमारे कितने भी रिश्ते बना लिए जाएँ अच्छे। तो जो ताइवान की वजह से जो रिपल क्रिएट हो रहे हैं, जो वहाँ टेंशन क्रिएट हो रहे हैं, जो चाहे यूएस चाइना का कन्फ्लिक्ट की वजह से मेनली ये क्रिएट हो रहा है इंडियन ओशन में, तो वहाँ पर ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भारत का रोल एक लिमिटेड होना चाहिए। प्रोएक्टिव डिफेंस जो है अपने टेरिटोरियल इंटरेस्ट में तो रखना चाहिए, लेकिन हमें अपने सिक्योरिटी को ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो नावल हैं, चाहे नावल बेस हो चाहे शिपिंग हो, मर्चेंट वाले, ये किसी भी तरीके से जो है इंडियन ओशन में डिस्टर्ब नहीं होने से, जैसा कि वेस्टर्न इंडियन ओशन में होता है, अरब की खाड़ी में होता है, और वहाँ पर फिर ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ते हैं। तो भारत का प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए कि हमें जो है एक कॉन्टिनेंटल बॉर्डर जो है चाइना का, उसको साथ जो है हमें एक मेंटेन करना चाहिए, और साथ ही साथ किसी कन्फ्लिक्ट से हमें बचने की कोशिश है। आगे देखा जाए तो भारत का जो है चाइना के साथ हम देखा जाए तो मिलिट्री थ्रेट हमेशा लगा रहता है, और ये भारत का जो इंटरनल जो बॉर्डर्स पर है ये इस समस्या दिखता है। तो अगर यूएस इंडिया पार्टनरशिप करते हैं जो इकोनॉमिक या हाई टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में या मिलिट्री
एरिया में या मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो इससे हमें क्या होना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहिए, अपने मिलिट्री पावर को बूस्ट करना चाहिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए, हम अपने आप को इतना स्ट्रेंथेन करेंगे कि कभी भी चाइना से हमारी युद्ध हो तो हम खुद लड़ने में सक्षम हो, अमेरिका की तरफ मुँह ताकने की आवश्यकता नहीं है। द यूएस इंक्रीजिंगली रिगार्ड्स इंडिया एज रीजनल बलास्ट फॉर स्टेबिलिटी इन द रीजन। अब यूनाइटेड स्टेट क्या कहता है कि इस रीजन में रीजनल स्टेबिलिटी अगर मेंटेन करना है तो भारत का एक सुपर पावर होना चाहिए। लेकिन अमेरिका कभी कभी अपना ये वादा भूल जाता है। तो अगर अमेरिका चाहता है तो उसको खुद भारत को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल हेल्प देनी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू पर कोई बहुत बड़ा हेल्प नहीं दे सकता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड में जैसा हुआ। तो एक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, अगर ये किसी भी नेशन के पास ज़्यादा आएगा तो उसकी सिक्योरिटी ऑटोमेटिक सुनिश्चित है। जैसे भारत के पास जब तक परमाणु बम नहीं था तो साउथ एशिया में बहुत टेंशन हुआ करता। जब से भारत के पास परमाणु बम है, चाइना चाहे पाकिस्तान दोनों कंट्रोल में, चाहे वो भले कुछ भी करते हैं वो दोनों कंट्रोल में। अगर भारत के पास परमाणु बम नहीं होता तो आज कंट्रोल में नहीं होते। इसीलिए भारत को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इंडो पैसिफिक रीजन में अगर सिक्योरिटी चाहिए, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे ओनली इंडियन ओशियन का रीजन हो, न कि हमें बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो मोशन करने की आवश्यकता है। पोल टाइमिंग, द एक्सटेंशन ऑफ फ्री राइस शुड नॉट हैव बीन अनाउंस्ड एट इलेक्शन रैली। तो देखा जाए हमारे देश में रेवड़ी कल्चर चलता है। फ्रीवीज और रेवड़ी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहले लोग मेले में खरीदते थे, अभी इलेक्शन के मेले में स्वयं मिलता है, खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हर पॉलिटिकल पार्टी रेवड़ी बांटने की एक्सपर्ट बनती जा रही है। तो ये आर्टिकल इसी को लेकर के डिस्कशन किया गया है कि भारत में अगर देखा जाए जो फूड ग्रेन स्कीम चलता है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का पार्ट है, उसमें सरकार 80.4 करोड़ लोगों को एक राइस या विट या मोटे अनाज को बांटने की व्यवस्था करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी हर व्यक्ति को 5 किलो हर महीने मिलेंगे। तो ये चीज़ें कोरोना के टाइम में शुरू की गई थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, कहा कि वो जो वल्नरेबल पीपल हैं उनकी हमें फूड सिक्योरिटी के लिए और आगे कदम उठाने की ज़रूरत है। और इस योजना को बढ़ा करके सरकार ने सीधे 5 साल यानी दिसंबर 2028 तक के लिए कर दिया गया है। और 2029 में फिर से इलेक्शन होंगे, यानी 2029 में जब इलेक्शन होंगे लोकसभा के, तो मात्र 2-3 महीने बचे रहेंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट होगी उसकी औकात नहीं है कि इस स्कीम को हटा दे। यानी 2024 के इलेक्शन से पहले ये चालू हो गया, एक्चुअल में 2020 से ही चालू है, 2023 में एक्टिव है, अब 2028 तक चलेगा। तो 2029 के इलेक्शन में कोई गवर्नमेंट इसे हटाएगी नहीं। तो फाइनली ये अब क्या होगा, जो परमानेंट ये स्कीम बनने जा रहा है पूरे भारत का। लेकिन हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये परमानेंट स्कीम बने, इसमें समस्या नहीं है। समस्या इसके कुछ इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के है, क्योंकि अगर भारत में गरीबी है तो जो प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि जो हाउस होल्ड हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। राष्ट्र का जो आर्टिकल 21 की बात करते हैं, जो हम जीवन की सुरक्षा की बात करते हैं, आर्टिकल 21 की बात करते हैं भारतीय संविधान की, उसमें रखा गया है कि लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन सुरक्षा का मतलब उनको केवल सैनिक हमले से सुरक्षा तो करना ही है, उनको जिंदा रखने के लिए भोजन की भी सुरक्षा, भोजन की पोषण की सुरक्षा भी देने की आवश्यकता है। यह प्रोविजन सरकार ने फ्री फूड ग्रेन का कोविड-19 के समय में लागू किया, पूरे देश में लागू किया। और उसके बाद सरकार ने कहा कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके माध्यम से सभी बेनिफिशियरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उन्होंने फिक्स कर दिया। तो 2020 से 22 तक बांटे गए करीब 1015 लाख टन अनाज बांटे गए, जिनका टोटल कास्ट अगर देखा जाए, जो सरकार ने सब्सिडी दिया वो FCI को, वो 3.4 लाख यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। 2022 में देखा जाए सरकार ने अनाउंस किया कि 2023 तक ये स्कीम चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद देखा गया है अचानक में सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन रैली में उन्होंने इसको अनाउंस कर दिया कि ये अब 5 साल के लिए आगे बढ़ रहा है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक लीडर के रूप में, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के बजाय, उन्होंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल कैपेसिटी है, उस पोजीशन में उन्होंने एक इलेक्शन रैली में अनाउंस किया इस स्कीम को। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक्चुअल में वायलेशन है। तो
एक मॉडल ऑफ कोड का जो कंडक्ट है इसका वायलेशन होने से वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन चूंकि भारत सरकार प्रेजेंट टाइम में सरकार जो है 60% से ज़्यादा मेजोरिटी में है और बहुत से राज्यों में इनकी सरकारें हैं, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं पाया। देखा जाए तो ये जो स्कीम है चल रही है प्रेजेंट टाइम में, तो ये दिसंबर 2023 तक के लिए चल रही है और 3 दिसंबर को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। तो सरकार चाहे तो 3 दिसंबर तक रुक सकती थी, 3 दिसंबर के बाद अनाउंस कर सकती थी, उसके पास भरपूर टाइम था। सरकार इंटरनली अपनी व्यवस्था बनाए रखती कि हमें अनाज को बांटना है, लेकिन सरकार ने जो है जल्दीबाजी दिखाया क्योंकि उनको अपना पॉलिटिकल डिविडेंड को राइप करना चाहते हैं, वो गेन करना चाहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो 2022 का असेंबली इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में जो सरकार ने जीत दर्ज किया उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि जो इन्होंने फ्री अनाज दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से। अब देखा जाए तो इसमें जो सरकार का जो टोटल है, जो जितने राज्य हैं जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, ये करीब करीब 17% बेनिफिशियरी यहाँ से आते हैं। मिजोरम में भी इलेक्शन हो रहे हैं। और जो देखा जाए तो करीब करीब सरकार के पास जो उनके फूड बिल को देखा जाए, जो सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट हैं यूनियन गवर्नमेंट को, उसके 7.5% रेवेन्यू रिसिप्ट इसमें चले जाएंगे। और इकोनॉमिक कास्ट देखा जाए तो राइस और वीट के करीब करीब 5.7% जो है एनुअली इनके ग्रोथ देखने को मिला है। इस तरीके से देखा जाए तो भारत सरकार के ऊपर कितना बर्डन आने वाला है, तो भारत सरकार के ऊपर 15,000 करोड़ रुपए हर साल बर्डन आने वाला है अगर वो अनाज बांटते हैं। लेकिन 15,000 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा नहीं, भारत में 15,000 करोड़ रुपए मंत्री विधायक जो अपने पॉकेट में लेकर घूमते हैं घोटाला करने के बाद। तो भारत में घोटाला, भारत जो है जनसंख्या वाला देश है, भारत घोटालों वाला भी देश है। तो 15,000 करोड़ रुपये ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस गवर्नमेंट को, स्पेशली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि हम अनाज तो बांटें, लेकिन जो लीकेज होते हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसे भी रोकने की ज़रूरत है। तो जो डिजर्विंग पर्सन है 80.4 करोड़ लोग हैं, उन्हें बांटा जाए, अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो उसे स्ट्रेंथन किए जाए जिससे कि जो लीकेज है उसे रोका जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल है रिव्यूइंग फ्रीडम। तो रिव्यू करने की भी फ्रीडम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो देखा जाए तो एक केरल में एक फिल्म है, उस फिल्म को जो है रिलीज होने से पहले ही या रिलीज होते ही लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है। तो वो जो डायरेक्टर है वो केरला हाई कोर्ट में पहुंच गया। उसने का कहना है कि जो नेगेटिव रिव्यू लोग दे रहे हैं फिल्म के बारे में उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि लोग नेगेटिव रिव्यू न दे पाएँ। यानी वो फिल्म निर्माता चाहता है कि जो है उसके रिव्यू फिल्मों पर अच्छी और पॉजिटिव रिव्यू तो हो, लेकिन नेगेटिव रिव्यू ना हो। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और चैलेंजिंग हो जाता है फ्री स्पीच को इसी को। यानी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 है, वो कहता है कि राइट टू एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच की बात करता है। तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति डिमांड कर सकता है कि हमारे बारे में जो है अच्छी बातें बोली जाएँ लेकिन बुरी बातें नहीं बोली जाएँ? तो ये जो क्रिटिसिज्म को लेकर के मामला पहुंच गया है केरला हाई कोर्ट में। अब केरला हाई कोर्ट जो है इस पर जो है अपना विचार करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो नेगेटिव रिव्यू है उनका मानना है कि जो है कुछ लोग पैसे लेकर के ऐसा कर सकते हैं, या जो है उनका जो है कमेंट है वो किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो सकता है जिससे कि उनको जो है नुकसान हो सकता है। फिल्म का डायरेक्टर जो है मुबीन रऊफ है, जिसने जो है कोर्ट को अप्रोच किया। उसने कहा कि भारत सरकार की जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है और स्टेट की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्हें हाई कोर्ट आर्डर दे कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो फिल्म रिव्यू, जो लोग ब्लॉगर हैं फिल्म रिव्यू करते हैं, वो इस तरीके के रिव्यू को पब्लिश न करें। फिल्म का नाम है अरोमालिंटे अयथे प्राण्यम। तो ये जो है एक विवादास्पद मामला हो जाता है और हमारे हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत है। हाई कोर्ट को इसको तुरंत ही जो है खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का जो अगर होगा तो ये प्रचलन में आ जाएगा। आगे चल करके जो है बहुत सारे लोग इस तरीके के दलीलें देंगे कि हमारा जो है कोई नेगेटिव रिव्यू न करने पाए, जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आगे विवाद क्रिएट कर सकती हैं। तो हम देखते हैं कि केरला हाई कोर्ट का क्या जो इसमें आता है, जो है फैसला आता है। लेकिन ये जो है एक देखने वाली बात है जहाँ रिव्यू बॉम्बिंग की बात की गई। रिव्यू बॉम्बिंग का मतलब यहाँ पर है कि डिलिबरेटली लोग जो है फिल्म के प्रॉस्पेक्ट को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए जो है वो इस तरीके की चीज़ें कमेंट पास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो पहला मामला है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या मामला आता है। नेक्स्ट है एन अंडर डिस्कस्ड फेसेट ऑफ द कॉलोनियल हिस्ट्री। इसको शशि थरूर ने लिखा है। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन उन्होंने जो हिस्ट्री के पार्ट लिखा है एक्चुअली में जो है ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि
कुछ जो है बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को उठाया है। जो तमिल हैं तो श्रीलंका में किस तरीके प्रवास किए, उनके लिए क्या समस्याएं हैं, ब्रिटिशर ने हमें कितना लूटा, इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने डिस्कस किया है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो इस आर्टिकल को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।